भी नहीं है। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी वैसे ही रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा और लॉस हमेशा ओनर को उठाना पड़ता है। जो लॉस होगा, लॉस हमेशा ओनर को उठाना पड़ेगा। देखो, हेलो मेरे प्यारे सीएमए स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीसी लाइन सीएमए और मैं एडवोकेट एंड सीएस प्रतीक श्रीवास्तव आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 करेंगे और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके एग्जाम में क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट को समझते हैं कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। फिर 1932 में इसको हटा करके एक सेपरेट एक्ट बनाया गया जिसको नाम दिया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जो भी सेक्शंस थे उसको हटा करके इसके अपने नए सेक्शंस आए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स यहां पर भी होने चाहिए। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहां पर भी बेटा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है देखते हैं। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। देखो, एक्ट का नाम क्या है? एक्ट का नाम है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक। इसका मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, यानी कि इसमें दो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो है सेल, दूसरा किस चीज की सेल? गुड्स की सेल। सेल और गुड्स ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। अब किस चीज को बेचना? गुड्स को बेचना। तो भाई गुड्स को एक आदमी खरीदेगा और एक आदमी बेचेगा, यानी कि दो लोग होंगे, एक बायर होगा और सेलर होगा। तो गुड्स को बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा ना भाई, ऑफर भी होगा, एक्सेप्टेंस भी होगा, सारी चीजें होंगी। तो यहां पर यही चीज बताई गई है कि भाई सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। हालांकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक स्पेशल एक्ट है। कल को अगर मान लो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ और लिखा है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ और लिखा हुआ है तो प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? प्रायोरिटी हमेशा दी जाएगी सेल ऑफ गुड्स एक्ट को। तो देखो, एक चीज समझते हैं अब इसमें दो चीजें जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो सेल और दूसरा किस चीज की सेल? गुड्स की सेल। अब पहले समझते हैं सेल का मतलब क्या होता है। सेल का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। भाई अगर हम किसी भी चीज को बेचते हैं तो उस पर अपना एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देते हैं ना। अब जैसे मान लीजिए कि ये पेन है मेरा, मैंने इसको आपको यूज करने के लिए दिया, मैंने आपको यूज करने के लिए दिया, तो इसका पोजीशन आपके पास में जा रहा है, लेकिन ओनरशिप तो अभी भी मेरी है ना। जब आपका काम पूरा हो जाएगा आप इसको वापस कर दोगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेलमेंट। बेलमेंट में क्या होता है कि केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। जबकि सेल के केस में क्या है? ये पेन आज मेरा है, मैंने इसको आपको बेच दिया, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? अब इसकी ओनरशिप आपके पास आ गई, आप इस पेन के ओनर हो गए। अब जिसके पास में ओनरशिप आती है ना उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ जाता है। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अनकंडीशनल इंटरेस्ट। यानी अब आप उस पेन को चाहो तो रीसेल कर दो, चाहो तो प्लेज कर दो, चाहो तो तोड़ दो, किसी को गिफ्ट कर दो, कुछ भी करो, कोई भी आपको कहने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में उस पेन को यूज करने का अनकंडीशनल राइट है। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड सेल। तो सेल के केस में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी तब तक उसको कभी भी सेल नहीं माना जाएगा, क्योंकि सेल का मतलब ही यही होता है ओनरशिप ट्रांसफर होना। पोजीशन जा रहा है, नहीं जा रहा है, बाद में जाएगा, कोई मतलब नहीं। पेमेंट अभी हो रही है, बाद में हो रही है, साथ में हो रही है, उससे भी कोई मतलब नहीं। पेमेंट अलग चीज है, पोजीशन अलग चीज है, ओनरशिप अलग है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
ओनरशिप। अगर ओनरशिप, हम केवल और केवल ओनरशिप को देखेंगे, अगर कहीं पर ऐसा पूछा जाए ना कि ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी, तो ओनरशिप बेटा तब ट्रांसफर होगी जब सेल कंप्लीट हो जाएगी, और या सेल कब मानी जाएगी, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही ना। अब दूसरी बात करते हैं, सेल हो तो रही है, किस चीज की सेल हो रही है, गुड्स की। यहां पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। गुड्स में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल सेक्शन 4। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई सेल के केस में भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक बायर होगा और एक सेलर होगा। बायर गुड्स को बेचने के लिए या सेलर गुड्स को खरीदने के लिए अग्री हुआ होगा, तभी तो दोनों के बीच में एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना। तो यहां पर भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। बेटा सेल ऑफ गुड्स एक्ट को, इसको नोट कर लेना, ठीक है। कहीं पर आपके में एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में एक एक वर्ड से इसका क्वेश्चन बनता है। अगर आप कभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में अगर कभी भी प्रॉपर्टी वर्ड आएगा तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर द प्राइस। तो अब देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि भाई अगर कोई भी पर्सन, पर्सन का मतलब यहां पर सेलर से, जो ट्रांसफर कर रहा है या अग्री कर रहा है ट्रांसफर करने के लिए, किस चीज को, प्रॉपर्टी इन द गुड्स का मतलब ओनरशिप ऑफ गुड्स, गुड्स की ओनरशिप को किसको ट्रांसफर कर रहा है, बायर को कर रहा है। क्यों कर रहा है, प्राइस के लिए कर रहा है भाई, तभी तो बेचना बोला जाएगा। अगर हम किसी को मुफ्त में चीज दे रहे हैं तो क्या उसको बेचना बोला जाएगा। मान लीजिए मेरी शॉप है और मेरी शॉप में कुछ सामान रखा हुआ है, मैं किसी को फ्री में दे रहा हूं, तो क्या उसको ये बोला जाएगा कि मैंने उसको बेच दिया, नहीं, उसको बोला जाएगा गिफ्ट कर दिया। भाई बेचने में तो पैसा मिलेगा ना। तो बस यहाँ पर यही चीज बताई गई है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, जहां पर एक पर्सन का मतलब सेलर अग्री कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है। क्या ट्रांसफर कर रहा है, प्रॉपर्टी इन द गुड्स, यानी कि ओनरशिप ऑफ गुड्स किसको कर रहा है, बायर को कर रहा है। क्यों कर रहा है, फॉर प्राइस। दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। ठीक, अब देखो एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के। तो सबसे पहले तो बेटा दो पार्टीज होनी चाहिए भाई, एक सेलर होगा और एक बायर होगा, है ना। कोई आदमी अपने ही गुड्स को खरीद सकता है क्या, नहीं, तो कम से कम दो पर्सन होने चाहिए, एक सेलर होगा और एक बायर होगा। सेलर का मतलब जो गुड्स को बेच रहा है, बायर का मतलब जो गुड्स को खरीद रहा है। ठीक है, दे मस्ट बी डिफरेंट पर्सन, वन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। दूसरा, अब ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर ओनरशिप। ट्रांसफर और एग्रीमेंट टू ट्रांसफर ओनरशिप, इसका मतलब या तो वो लोग ट्रांसफर कर रहे हैं या अभी अग्रीमेंट कर रहे हैं ट्रांसफर करने का। अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, अभी केवल दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। किस चीज का एग्रीमेंट हो रहा है, ओनरशिप को ट्रांसफर करने का। देखो इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने बताया था, नॉट मेयर पोजेशन। देखिए वही चीज है जो मैंने आपको बताई, पोजेशन अलग है, ओनरशिप अलग है। पोजेशन ट्रांसफर होने का मतलब ये नहीं होता कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, या अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो जरूरी नहीं है कि पोजेशन ट्रांसफर हो। तो दोनों चीजें अलग अलग है। पोजेशन इज इक्वल टू फिजिकल कंट्रोल, प्रॉपर्टी इज इक्वल टू लीगल ओनरशिप। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, लीगल ओनरशिप, और पोजेशन का मतलब क्या होता है, फिजिकल कंट्रोल। तो केवल फिजिकल कंट्रोल से काम नहीं चलेगा, ओनरशिप का होना जरूरी है। अब दूसरा, गुड्स होने चाहिए भाई। जो सब्जेक्ट मैटर होगा, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बन रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, हमेशा गुड्स होगा। और गुड्स में बेटा हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। गुड्स की डेफिनेशन में केवल और केवल मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को इंक्लूड नहीं किया जाता। इसकी डेफिनेशन भी हालांकि मैं आपको आगे बताता हूँ। चौथा, प्राइस। अब देखो, जब हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे थे, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का होना जरूरी है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन का होना जरूरी है। अब कंसीडरेशन होता क्या है, कंसीडरेशन का मतलब समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब मैंने क्या बताया, हमको कुछ भी बदले में मिल रहा है, हमारा सेटिस्फैक्शन ही हमारे लिए कंसीडरेशन हो। मैंने आपको यह बताया था, कंसीडरेशन का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता,
जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन में हमको हमेशा बदले में पैसा ही मिले, कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। लेकिन जब आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आते हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बेटा कंसीडरेशन जो होगा ना वो हमेशा और हमेशा पैसा होगा, यानी कि मनी, हमेशा पैसा होगा और कुछ नहीं होगा। इवन क्या बार्टर सिस्टम को सेल बोला जा सकता है? बार्टर सिस्टम पता है ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। मान लीजिए मेरे पास में राइस है, आपके पास में शुगर है, आपको राइस की ज़रूरत है, मुझे शुगर की ज़रूरत है, हम दोनों ने क्या किया, अपनी नीड को एक्सचेंज कर लिया। क्या इसको सेल बोला जाएगा? नहीं। बार्टर सिस्टम कभी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर्ड नहीं होता है, उसके ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई नहीं होगा, उसको सेल नहीं माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर पार्टली बार्टर है और पार्टली कंसीडरेशन इन मनी है, जैसे मैंने आपसे शुगर ले ली, बदले में आपको 5 kg राइस दे दिया और साथ में 1000 रुपीज़ दे दिए, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसको माना जाएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पर बेटा कंसीडरेशन हमेशा पैसा होना चाहिए, मनी होनी चाहिए। देखो, ट्रांसफर मस्ट बी फॉर अ प्राइस दैट इज मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, बार्टर नॉट सेल। ठीक है, अब बाकी की सारी चीजें जितने भी हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी थी, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कैपेसिटी टू पार्टीज होने चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सब कुछ इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। भाई पहले इसी का ही पार्ट हुआ करता था, फ्री कंसेंट, कैपेसिटी, लॉफुल ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैंने आपको बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो गुड्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, आप किसी भी शॉप पे जाते हो, किसी भी स्ट्रीट फूड वाले के यहाँ गए, आपने बोला कि यार 1 प्लेट मोमोज लगा दो, तो क्या आप उसके साथ राइटिंग में करते हो? क्या वो भी तो गुड्स को खरीद रहा है, बेच रहा है ना, वो भी तो, वहाँ पर भी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बन रहा है ना, वहाँ पर भी तो ये एक्ट अप्लाई होगा। आप किसी ग्रोसरी स्टोर में गए, आपने वहाँ से सामान खरीदा, तो वहाँ पर भी तो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, कैन बी ओरल, रिटन और इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डज नॉट रिक्वायर राइटिंग अनलेस लॉ रिक्वायर। अगर लॉ में कहीं लिखा हुआ है कि भाई इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा राइटिंग में ही होगा, तो फिर बात अलग है, तो फिर चीज़ें राइटिंग में होंगी, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब देखो एक टर्म आता है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, अब इसको आप समझना। देखो मैंने आपको समझाने के लिए सारे पॉइंट्स डाले हुए हैं, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू आना है, आपको रटना नहीं है, आपको बस केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखो एग्रीमेंट टू सेल, अब देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो पहले क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, यही तो पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एग्रीमेंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब अभी ये एग्रीमेंट है, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक, किस चीज का है, सेल करने का, यानी दो लोगों के बीच में केवल अभी एग्रीमेंट हो रहा है गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए। तो भाई जब अभी गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए एग्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब गुड्स बेचे कब जाएंगे, फ्यूचर में बेचे जाएंगे। तो वहां पर बेटा सेल कब होगी, फ्यूचर में होगी। सेल कब होगी, फ्यूचर में होगी। तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगी, ये भी फ्यूचर में ही तो होगी। ठीक है, तो एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब होता है जहां पर दो पार्टीज अभी अग्रीमेंट कर रही हैं, किस चीज का एग्रीमेंट कर रही हैं, कि वो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाएंगी। एग्रीमेंट टू सेल में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, केवल अग्रीमेंट होता है। और सेल में क्या होता है, सेल में इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होती है। देखो अब डिफरेंस देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा डिफरेंस ओनरशिप का ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेल के केस में ओनरशिप पासेस इमीडिएटली टू बायर, एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, ओनरशिप टू पास लेटर और ऑन अ कंडीशन, कोई कंडीशन सेटिस्फाइड हो या फ्यूचर डेट में होगी, तो यहां पर चीजें हमेशा फ्यूचर में होंगी। अब रिस्क देखो, रिस्क और ओनरशिप ये दोनों बेटा एक साथ चलते हैं। रिस्क और ओनरशिप ये दोनों एक साथ चलते हैं। अब किस चीज का रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस,
भाई नुकसान का रिस्क। और किसका रिस्क होगा? नुकसान का रिस्क होगा। तो रिस्क और ओनरशिप ये दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई वैसे ही रिस्क भी पास हो गया। जैसे सपोज करो कि ये पेन है, ठीक, इस पेन को मैंने आपको बेच दिया, सेल हो गई। आपने मेरे से बोला कि सर इस पेन को अभी आप रखे रहिए, मैं कल आकर के उठा लूँगा। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है आपको, ये पेन मेरे पास ही है, अचानक से कुछ हुआ, ये पेन ज़मीन पे गिर गया, टूट गया। नुकसान किसका होगा? आपका। क्यों? क्योंकि ओनरशिप किसकी है? आपकी है। पोजीशन मेरे पास में है, वो बात अलग है, लेकिन ओनरशिप तो आपकी है ना। नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। अब ये पेन मेरा है, अभी मेरे और आपके बीच में केवल तय हुआ है कि मैंने आपसे बोला है कि ठीक है मैं आपको अगले हफ्ते ये पेन बेचूंगा, मैं आपको अगले हफ्ते ये पेन बेचूंगा। तो यहाँ पर हमारे और आपके बीच में एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, लेकिन अभी तक सेल तो हुई नहीं है। तो इसका मतलब ओनरशिप अभी किसके पास में? मेरे पास में। अब ये पेन अगर टूट गया तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। क्यों? क्योंकि अभी ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी वैसे ही रिस्क भी ट्रांसफर हो जाएगा, और लॉस हमेशा ओनर को उठाना पड़ता है। जो लॉस होगा, लॉस हमेशा ओनर को उठाना पड़ेगा। देखो रिस्क पासेस टू द बायर। जैसे ही सेल होगी वैसे ही रिस्क किसको पास हो जाएगा? बायर को हो जाएगा। लेकिन अभी केवल एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, तो फिर वहां पर रिस्क हमेशा किसका रहेगा? सेलर का रहेगा। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्जीक्यूटेड है बेटा। एग्जीक्यूटेड का मतलब मैंने क्या बताया था? जिसमें दोनों पार्टीज परफॉर्म कर चुकी हैं, काम हो चुका है। ये एग्रीमेंट टू सेल में क्या है? परफॉर्मेंस अभी बाकी है, ओनरशिप ट्रांसफर करना बाकी है, तो ये हो गया एग्जीक्यूटरी। राइट्स ऑफ सेलर, अब सेल अगर हो चुकी है तो भाई कीमत भी तो देनी पड़ेगी। अगर सेल हो चुकी है तो आपको उसकी कीमत भी तो देनी पड़ेगी। तो यहां पर सेलर प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है। अगर उसको बायर पैसे नहीं दे रहा है तो सेलर के पास में राइट है कि वो बायर के ऊपर प्राइस की रिकवरी का, उसकी कीमत की रिकवरी का सूट फाइल कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल हुआ है ना, अभी मैंने आपको बेचा ही नहीं है, तो आप कीमत कैसे वसूलोगे? कीमत तो तभी वसूलोगे ना जब आप बेचोगे। तो अभी केवल एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। और अब अगर बायर खरीदने से मना कर रहा है तो हम बायर से प्राइस रिकवर नहीं करेंगे, हम बायर से केवल और केवल कॉम्पनसेशन रिकवर कर सकते हैं, केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। डन है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए सेल्स बी 100 बैग्स ऑफ राइस एंड डिलीवर देम। सारी चीजें हो गई, ए ने बी को 100 बैग ऑफ राइस ट्रांसफर किए और डिलीवर भी कर दिए। अब यहां पर ए अग्रीज टू सेल 100 बैग्स नेक्स्ट मंथ आफ्टर हार्वेस्ट। अब वो अगले महीने बेचने की बात कर रहा है, तो अभी तो ट्रांसफर नहीं हो रही है। ओनरशिप कब ट्रांसफर होगी? अगले महीने ट्रांसफर होगी, तो इसको बोला जाएगा एग्रीमेंट टू सेल। आगे देखते हैं। अब देखो सेल एंड हायर परचेज। देखो हायर परचेज को समझिएगा। इतनी सारी थ्योरी दी हुई है, थ्योरी पढ़ने के बजाय इसको आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। देखो हायर परचेज, हायर परचेज का देखो मतलब क्या होता है। हायर परचेज में भी एक होता है सेलर और एक होता है बायर। मैं ए और बी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए जो है वो अपनी कार का, जनरली जो हायर परचेज होते हैं ना वो व्हीकल्स पे होते हैं, व्हीकल्स पे होते हैं या हैवी जो मशीनरी होती हैं उस पे होते हैं। तो मान लेते हैं कि मिस्टर ए जो है वो अपनी कार को हायर परचेज पर बी को दे रहे हैं, ऑन हायर परचेज बी को दे रहे हैं। अब समझिएगा, हायर परचेज के केस में बेटा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। हायर परचेज के केस में ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है, ओनरशिप हमेशा सेलर के पास में रहती है। बट यहां पर बायर के पास में, यहां पर बायर को बोलते हैं हायरर, हायरर के पास में एक ऑप्शन होता है, ऑप्शन टू टेक ओनरशिप आफ्टर
मैं बाद में आपको दे दूंगा टाइम, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। टेक ओनरशिप आफ्टर पेइंग ऑल इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो हायर परचेज के केस में क्या होता है, हायर परचेज के केस में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। इसमें बायर के पास में एक ऑप्शन होता है, बायर के पास में ऑप्शन होता है। किस बात का ऑप्शन होता है कि वो सारी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद में, इंस्टॉलमेंट का मतलब जो ईएमआई होती है, जैसे हम लोग बाइक कार ये सब फाइनेंस कराते हैं ना, तो उसकी ईएमआई बन जाती है। तो उसी तरीके से बायर के पास में एक ऑप्शन होता है कि वो सारी ईएमआई दे करके, सारी इंस्टॉलमेंट पे करके ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर करा ले, अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ले। अब देखो मैंने वर्ड कौन सा यूज किया, मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पर ऑप्शन का, यानी उसके पास में ऑप्शन है। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, बायर के पास में चॉइस है। अब चॉइस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो ओनरशिप ट्रांसफर करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता। इसका मतलब सपोज करिए कि मिस्टर ए मिस्टर बी को अपनी कार 10 लाख रुपए में दे रहे हैं, ठीक है, 50,000 रुपए की 20 मंथ्स की, 50,000 रुपए की 20 मंथ्स की ईएमआई थी। अब मान लीजिए, अब यहां पर मिस्टर बी के पास में ऑप्शन है कि ये सारी की सारी 20 मंथ की ईएमआई को पे करने के बाद में इस कार की ओनरशिप अपने नाम पर ले सकते हैं। अब जैसे इन्होंने केवल 5 मंथ दी, केवल इन्होंने 5 मंथ्स की ईएमआई पे करी और 5 महीने के बाद में इनका मन भर गया कि यार गाड़ी से बोर हो गए, छोड़, तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर मिस्टर बी क्या करेंगे, मिस्टर ए के पास में जाएंगे, इनसे कहेंगे आगे से मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दूंगा, पकड़ो अपनी गाड़ी और पकड़ो अपनी चाबी। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास में यहाँ पर ऑप्शन था कि ये चाहे तो ओनरशिप लें, चाहे तो ओनरशिप ना लें। लेकिन अगर ओनरशिप लेनी है तो कब ले सकते हैं, जब ये सारी की सारी ईएमआई पे कर देंगे। बात समझ में आई। तो बेटा यहां पर देखो, मिस्टर ए अपनी कार मिस्टर बी को दे रहे हैं, तो यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। क्या हो रहा है, केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि मिस्टर बी उस कार को यूज कर सकते हैं, अपने पास में रख सकते हैं, लेकिन ओनरशिप नहीं है, तो इस वजह से ना तो उसको रीसेल कर सकते हैं, ना उसको बेच सकते हैं, ना उसको गिरवी रख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अभी ओनरशिप तो बी की है ही नहीं, ओनरशिप किसकी है, ए की है। मेरी बात समझे। लेकिन हाँ, यूज कर सकते हैं मिस्टर बी अगर चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनको पोजीशन ट्रांसफर हो गया। मेरी बात समझ में। अब देखो यहां पर केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, तो बेटा ये जो हायर परचेज वाला केस है ना, इसको बोला जाता है बेलमेंट। बेलमेंट अभी मैंने आपको बताया था ना, बेलमेंट आप पढ़ोगे सीएमए इंटर में डिटेल में, ठीक है। अभी तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो आधा है, आधा पार्ट है, जनरल प्रिंसिपल तक का है। इसको बेलमेंट को आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो सीएमए इंटर में। तो बेलमेंट का मतलब अभी फिलहाल के लिए ये समझो, जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं अपनी कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन ट्रांसफर कर रहा हूँ, ओनरशिप नहीं, केवल पोजीशन आपको यूज करने के लिए दे रहा हूँ, तो उस ट्रांजैक्शन को बोला जाता है बेलमेंट। तो यहां पर भी अगर देखो तो मिस्टर ए ने अपनी कार का पोजीशन बी को दे दिया ना, बी उसको यूज कर सकते हैं। ओनरशिप ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, ये बात की बात है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब अगर हो सकता है बच्चों के दिमाग में ये आ रहा हो, आप लोगों के दिमाग में आ रहा हो, सर जो हम लोग कार फाइनेंस कराते हैं हमारे घरों में, या बाइक फाइनेंस कराते हैं, स्कूटी फाइनेंस कराते हैं, क्या यही केस होता है क्या? नहीं बेटा, वो एक अलग चीज है, उसको बोलते हैं हाइपोथिकेशन। क्या बोलते हैं? हाइपोथिकेशन। वहां पर फाइनेंस होता है, लेकिन वहां पर फाइनेंस बेटा बैंक कर रहा होता है। यहां पर बस केवल दो पार्टीज हैं, ए और बी, सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन इन्हीं के बीच में है। जो रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं वो होता है हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में तीन पार्टीज होती हैं, एक बायर हो गया, एक सेलर हो गया, और तीसरा हो गया बैंकर। बैंकर बायर के बिहाफ पर सेलर को पैसे दे देता है, और बाद में बैंकर क्या करता है कि बायर से धीमे धीमे करके लेता रहता है। हम लोगों के केस में जो हाइपोथिकेशन होता है उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। देखिए, आप गाड़ी में आपका नाम लिखा होगा, आपके फादर का नाम लिखा होगा, लेकिन हायर परचेज में कुछ नहीं होता। हायर परचेज में कोई नाम आपका नहीं चढ़ेगा जब तक आप पूरा का पूरा पैसा नहीं दे देते। मेरी बात समझ में आई सबको? यही होता है हायर परचेज। ठीक है, तो देखते हैं एक बार देखो,
सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच प्रॉपर्टी इन गुड्स passes from the seller to the buyer for a price. Hire purchase agreement is basically a contract of hire, but in addition it gives the hirer का मतलब अभी मैंने एग्जांपल में जो बायर को बताया वही है, it gives the hirer an option to purchase the goods. तो यहाँ पर उसको ऑप्शन मिल रहा है गुड्स को खरीदने का एट द एंड ऑफ हायरिंग पीरियड. अभी जैसे मैंने आपको बताया 20 महीने की इंस्टॉलमेंट है, तो 20 महीने का हायरिंग पीरियड यहाँ पर माना जाएगा. कंसिक्वेंटली अंटिल द फाइनल पेमेंट द हायरर इज मियरली अ बेली ऑफ गुड्स. से सेम वही चीज़ है जो मैंने बताई, जब तक वो ओनरशिप अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करा लेता तब तक हमेशा वो बेली की तरह से रहेगा, यानी बेलमेंट होगा, और ओनरशिप हमेशा किसकी रहेगी? बेलर की होगी, यानी कि सेलर की होगी. Under such a contract, the owner of goods delivers the goods to person who agrees to pay certain stipulated periodical payment as hire charges. Though the possession is with the hirer, the ownership of the goods remains with the original owner. तो बेटा जब तक वो पूरी की पूरी EMI दे करके अपने नाम पर ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करा लेता तब तक ओनरशिप हमेशा किसकी रहेगी? सेलर की ही रहेगी, जो ओरिजिनल ओनर है उसकी बनी रहेगी. देखो, the essence of the hire purchase agreement is that there is no agreement to buy but only an option is given to the hirer. यहाँ कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है बायर की कि नहीं फाइनल EMI देनी ही देनी है, कोई दिक्कत नहीं है. मन भर गया, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप वापस कर दो. तो यहाँ पर हमेशा ऑप्शन होगा खरीदने का, और कैसे खरीदेंगे? सारी इंस्टॉलमेंट को पे करके, ठीक. एंड रिटर्न द गुड्स टू द ओनर एट एनी टाइम बिफोर द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन. और ऑप्शन से पहले आप कभी भी गुड्स को रियल ओनर को वापस कर सकते हो. देखिए, सिंस द हायरर डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ गुड्स until he has exercised his option to buy, he cannot passes any title even to innocent and bona fide purchaser. ये चीज तो मैंने आपको बताई. जो चीज आपकी है ही नहीं आप उसको बेच कैसे सकते हो? मैंने अपनी कार हायर परचेज पे आपको दी, तो ओनरशिप किसकी है? अभी भी मेरी है. तो क्या आप उसको बेच सकते हो? आप नहीं बेच सकते. तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, द ट्रांजेक्शन ऑफ हायर परचेज इज प्रोटेक्ट द ओनर ऑफ द गुड्स अगेंस्ट द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर. अब देखो, अब जैसे अगर मान लीजिए मैंने हायर परचेज पे गाड़ी किसी को दी और वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया. अब इंसॉल्वेंट में क्या होता है कि कोर्ट एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है जिसको बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर. ऑफिशियल रिसीवर क्या करता है? इंसॉल्वेंट पर्सन की सारी एसेट ले लेगा और एसेट को बेच करके उसकी सारी लायबिलिटीज को मीट आउट कर देगा. तो कार भी तो एक एसेट हुई. अब मान लीजिए मैंने हायर परचेज पे किसी को गाड़ी दी और वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या ऑफिसर ऑफ कोर्ट, क्या ऑफिशियल रिसीवर उस कार को बेच सकता है? नहीं. वहां पर वो सेलर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हायर परचेज. क्या कि अब अगर बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो ओनरशिप तो अभी भी सेलर की है ना, ओनरशिप तो मेरी है ना, तो कार वापस से मेरे पास में आ जाएगी. मेरी बात समझ में आई? देखो, इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट और फेल्स टू पे द इंस्टॉलमेंट, ही कैन टेक बैक द गुड्स एज अ ओनर, एंड इफ द हायरर declines to take delivery of the goods, remedy of the owner will be damage for non-return and not for the rent for the period agreed. अब अगर मान लीजिए कि हायरर गाड़ी को नहीं देता है या गुड्स को नहीं देता है, तो फिर वहां पर सेलर जो है उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है कि भाई मेरे गुड्स को उसने अपने पास में रखा हुआ है तो वो रिटर्न नहीं कर रहा है और उतने दिनों का रेंट भी नहीं दे रहा है, तो रेंट को भी रिकवर करने के लिए सूट फाइल कर सकता है. देखो, it is important to note the difference between the hire purchase agreement and mere payment of the price by installment, because the latter is a sale, only the payment of price is to be made by installment. The distinction between the two is very important because in a hire purchase agreement the risk of loss or deterioration of the goods hired lies with the owner. अब देखो, मैंने आपको बताया ओनरशिप और रिस्क ये दोनों एक साथ चलते हैं, यही तो मैंने बताया, ओनरशिप और रिस्क दोनों एक साथ चलते हैं. अब हायर परचेज के केस में बायर के पास में ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है, ओनरशिप तो अभी भी ओरिजिनल ओनर के पास में है, तो क्या बायर का रिस्क होगा? कल को बायर गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा? सेलर को. क्यों? क्योंकि ओनरशिप किसकी है? सेलर की है. तो बस यहां पर यही चीज है, द हायरर विल बी एब्सॉल्व फॉर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, therefore he was taken reasonable care to protect the same as बेली. बस बायर यहां पर क्या करेगा? कोई लापरवाही नहीं. ऐसा नहीं कि कार आपकी नहीं है तो आप मैदान में खुली छोड़ा है, पूरी रात खड़ी हुई है, चोरी होगी तो देखा जाएगा, नहीं.
आपको प्रॉपर ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर आपकी लापरवाही की वजह से कोई भी नुकसान हुआ तो फिर बात अलग है, तो फिर गलती बायर की मानी जाएगी। लेकिन अगर बायर उसको संभाल करके रखे हुए और अनजाने अनजाने में कोई भी उसमें नुकसान हो जाता है तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। बट इट इज अदरवाइज इन द केस ऑफ सेल वेयर द प्राइस इज टू बी पेड इन इंस्टॉलमेंट। डन है सबको? तो देखो यहां पर सेल और बेलमेंट के बीच में डिफरेंस बताया गया है। ये चीज मैंने आपको बताई है कि बेलमेंट में केवल और केवल बेटा पोजीशन ट्रांसफर होता है, केवल और केवल पोजीशन ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है। इसमें ओनरशिप बायर को ट्रांसफर होती है, इसमें ओनरशिप बेलर के पास में होती है। बेलर का मतलब जो गुड्स को दे रहा है, ठीक है। अब जब सेल हो गई है तो बायर जैसे चाहे वैसे गुड्स को इस्तेमाल करे, उसका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आ गया है। लेकिन यहाँ पर बेटा बेलर बताएगा कि भाई अगर मैं आपको अपनी कार दे रहा हूँ, 3 दिन के लिए दे रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊंगा गाड़ी संभाल करके चलाना, इस तरीके से चलाना, यहाँ पे पार्क करना, तो आपको मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चलना पड़ेगा, ठीक है। सेल के केस में रिटर्न नहीं करना होता, एक बार खरीद लिया आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। बेलमेंट के केस में गुड्स को वापस करना होगा, ठीक। कंसीडरेशन, सेल में कंसीडरेशन हमेशा मनी होगी, अभी हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं। लेकिन बेलमेंट जो है उसमें कंसीडरेशन हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, कंसीडरेशन हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। जैसे सपोज करो मैंने अपने दोस्त को 3 दिन के लिए अपनी कार दी, उसको कहीं घूमने के लिए जाना था। अब मैं अपने दोस्त से पैसे थोड़ी ना लूंगा, तो यहाँ पर तो विदाउट कंसीडरेशन हो गया, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो बेलमेंट में कंसीडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सेल के केस में कंसीडरेशन 100% होगी ही होगी। देन आगे देखो चार्ज। अब अगर देखो कोई भी चार्जेस हैं, ठीक है, तो वहां पर बेटा क्या करना होगा, वहां पर गुड्स को लेने के लिए जो भी चार्जेस लगते हैं वो बायर देता है, और गुड्स को डिलीवरी के लिए रेडी करने के लिए जितने भी चार्जेस लगते हैं वो सेलर देता है। ये नियम है, ये भी आप आगे पढ़ोगे। बेलमेंट के केस में क्या होता है, बेलमेंट के केस में अगर बेली ने कुछ भी पैसे खर्च किए हैं, कुछ भी नेसेसरी एक्सपेंसेस किए हैं, तो उसके पास में राइट होता है कि वो बेलर से रिकवर कर सकता है। तो यहाँ पर बेलर को पैसे वापस करने होंगे, ठीक है। ड्यूरेशन, भाई अगर सेल जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हुई वैसे ही वहाँ पर सेल कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता। तो जैसे ही सेल हो गई वैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। लेकिन जो बेलमेंट होता है वो टेम्परेरी बेसिस पे होता है, यानी कुछ समय के बाद में गुड्स हमको वापस मिल जाएंगे। द बेली हैज़ टू रिटर्न द गुड्स, ठीक है। तो चलो आज हम लोगों ने इतना पोर्शन कवर अप किया, इतना एक बार रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट टर्न पर गुड्स की डेफिनेशन और उसके आगे का पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उसको आराम से गो थ्रू कर लेना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड थैंक यू।